हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज से हम एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाउंड टू यू। इसके ऑथर का नाम है रिजुका टू। ये एक बहुत ही स्वीट ऑथर है। अगर आप इनकी स्टोरीज़ को पढ़ोगे तो आप ख़त्म किए बिना रह नहीं पाओगे। इस स्टोरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। शिनशिन गांव में संध्या का समय हो रहा था। एक छोटा सा लकड़ी का घर था जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। मिस्टर वांग, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी प्रथा है। एक आदमी बोल रहा था। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तभी दूसरा आदमी भी बोला। हाँ, वरना पता है ना इसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, एक महिला बोली। आप सब लोग ये क्या कह रहे हो? क्या आपके दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है? मिस्टर वांग बाहर आते हुए बोले। ये बातें मायने नहीं रखती मिस्टर वांग, हमें हमारे परिवारों को आने वाले खतरे से बचाना है, एक आदमी बोला। पर वो तो एक लड़का है ना। मिस्टर वांग उनको समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें वो चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या आपको याद नहीं? एक औरत बोली। मिस्टर वांग, या तो आप अपनी खुशी से उसे हमें दीजिए या फिर हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, एक और आदमी बोला। नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगा, मिस्टर वांग गंभीरता से बोले। आप कैसे लोग हैं? उस बच्चे ने पहले ही अपने माता पिता को खोया है, थोड़ी तो दया दिखाइए, मिस्टर वांग उनसे विनती कर रहे थे। ये बुढ़ा नहीं सुनने वाला, हमें खुद अंदर जाना पड़ेगा, एक आदमी मिस्टर वांग को घर के अंदर धक्का देते हुए बोला। घर के अंदर एक बच्चा जिसे कपड़े में लपेटा गया था, वो ज़मीन पर आराम से सो रहा था। उस आदमी ने खींचकर बच्चे को अपने पास लिया। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मिस्टर वांग उन सबसे विनती करते हुए बोले, प्लीज़ उसे मत ले जाइए। अपना मुंह बंद रखो बुढ़े, कहते हुए वो आदमी उस बच्चे को घर के बाहर ले गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मिस्टर वांग बोल रहे थे। सालों पहले की बात है। शिनशिन गांव एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग अक्षम्य पूजा पाठ और काले जादू पर भरोसा किया करते थे। उन्हें भगवान से ज़्यादा दानवों पर भरोसा था। कई साल पहले गांव में एक महामारी फैल गई। करीब करीब आधी जनसंख्या मौत के मुंह में चली गई। उस वक्त गांव के मुख्य पुजारी ने एक भविष्यवाणी की। डेमोन उनके गांव पर नाराज़ है, इसलिए अगले 2000 सालों तक इस गांव को उस डेमोन को बलि देनी पड़ेगी। इसलिए उन सब ने मिलकर डेमोन की पूजा का आरंभ किया और एक दुल्हन तैयार की उस दानव को भेंट चढ़ाने के लिए। उस दानव के लिए एक कुंवारी कन्या चाहिए थी, इसलिए जिसके भी घर में कन्या थी वो सब डर गए। वो किसी भी सूरत में अपनी कन्या को बलि देने के लिए तैयार नहीं थे। जब उस गांव में कोई भी बलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उस पुजारी ने खुद के ही पोती की बलि देने की सोची। मैं ये गांव के भलाई के लिए कर रहा हूँ, कहते हुए उस पुजारी ने उस छोटी सी बच्ची का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके माता पिता सदमे में बस अपनी मरी हुई बच्ची की लाश की तरफ देख रहे थे। वो काली रात चली गई। अगले दिन से लोगों ने देखा कि वो सच में बेहतर महसूस कर रहे हैं। पूरे गांव में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खुश होकर लोग पुजारी का धन्यवाद करने के लिए मंदिर गए, लेकिन मंदिर जाकर उन्होंने देखा कि पुजारी अब भी परेशान बैठा है। उस पुजारी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम सब लोग बहुत खुश हो, लेकिन अभी खुशियाँ मत मनाओ क्योंकि वो वापस आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? एक आदमी बोला। तो उस प्रिस्ट ने बताया, हमें हर 10 साल के बाद उसे एक दुल्हन देनी पड़ेगी। पर ऐसे बलि देने के लिए कौन अपनी बच्ची देगा? उस आदमी ने पूछा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, उस पुजारी ने कहा। तो एक औरत आगे आते हुए बोली, कृपया कुछ कीजिए, हमें बस आप पर ही भरोसा है। ठीक है, तो ये अब से प्रथा बनाते हैं, हर 10 साल बाद मेरा परिवार एक बच्ची की बलि देगा। प्रिस्ट की बात सुनने के बाद हर कोई खुश हो गया, क्योंकि अब उनके परिवारों को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले कई सालों तक यही शिनशिन गांव की प्रथा बन गई। पुजारी का परिवार हर 10 साल बाद डेमोन को एक बलि अर्पण करता। इससे उनके परिवार को तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब भी बलि का दिन आता उनका परिवार दुख के सागर में डूब जाता। काफ़ी सालों बाद मिस्टर हुआंग वांग अब इस परिवार के मुखिया बने थे। वो गांव के मुख्य पुजारी थे। उनका परिवार बहुत अच्छे से जानता था कि उनकी पोती इस साल बलि चढ़ने वाली है। उनका बेटा वांग यांग और वांग झिशी, उनकी बहू, बहुत ही परेशान हो गए थे जब से वो उम्मीद से थी।
लेकिन उन्होंने उस बच्चे को नहीं गिराया। जब जिसी ने बच्चे को जन्म दिया तो सबने पाया कि वो एक लड़का है। सबने राहत की सांस ली। कम से कम इस बच्चे को तो बलि नहीं देना पड़ेगा। वो खुश होकर घर वापस लौटे, लेकिन 6 महीने बाद ही यांग और जिसी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों भी बच नहीं पाए। हुआंग वांग पर अपने पोते को बढ़ाने की और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आ गई। वो अभी भी अपने बेटे और बहू की मौत से नहीं उभरे थे। यहाँ तक वो ये भी भूल गए कि बलि का समय नज़दीक आ रहा है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पूरे गांव वाले उनके घर के बाहर जमा होकर उनका बच्चा देने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ये गांव वालों के लिए एक पवित्र जगह थी जहाँ पर वो डेमन की पूजा किया करते थे। उसे खुश करने के लिए अलग अलग प्रथाओं का पालन किया करते थे। उसे बलि दिया करते थे, रिचुअल्स निभाया करते थे। मंदिर के अंदर एक पुजारी कुछ मंत्र दोहरा रहा था। उसके सामने आग का एक विशाल गोला बनाया हुआ था। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए कपड़े में लपेटे उस बच्चे को अपने हाथ में लिया। वो आग की तरफ देखते हुए बोला, हे डेमन लॉर्ड, मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार कीजिए। उस प्रीस्ट ने उस बच्चे के हथेली पर एक हल्का सा घाव बनाया जिससे खून बहने लगा। वो फिर से मंत्र बुदबुदाने लगा। उस खून को उस आग में गिरने दिया। उस बच्चे को बगल में रखते हुए वो फिर से मंत्र बुदबुदाने लगा। हे, तुम बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? एक आदमी चिल्लाया। हर किसी ने देखा कि वांग हुआंग उस बलि देने वाले बच्चे को लेकर भाग गया है। सभी सतर्क होकर वांग हुआंग का पीछा करने लगे, लेकिन सरपट दौड़ते हुए वांग हुआंग उनकी नज़रों से ओझल हो गए। वो उस बच्चे को लेकर एक नए शहर में पहुँचे। ये शाओलिन शहर था जहाँ पर मिस्टर हुआंग वांग अपने पोते को लेकर आए थे। वो अपना नाम बदलकर उस शहर में रहने लगे। कड़ी मेहनत करके उन्होंने छोटे से ईबो को पाला, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, एक बात उनके समझ में आ गई। अपनी आखिरी सांसें गिनते वक्त उन्होंने ईबो को अपने पास बुलाया और उसे बताया, मैं जा रहा हूँ। अब से तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन परेशान मत होना, एक दिन वो ज़रूर आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। ईबो तो एक बच्चा था। उसके दादाजी ने जो भी कहा सब कुछ उसके सर के ऊपर से निकल गया। अब ईबो 21 साल का हो गया था। पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसे पढ़ाई ख़त्म होते ही एक कंपनी में काम करने का ऑफ़र मिला। पैसों की तंगी के चलते ईबो ने उसे तुरंत मान लिया। जैसा कि हर किसी के साथ होता है, उस कंपनी में काम करते करते और उसकी परेशानियों को मुंह देते देते ईबो थक चुका था। उसके दादाजी ने जो उसके लिए घर बनवाया था, बस एक यही संपत्ति ईबो के पास थी। वैसे उस अकेले जीव के लिए ये काफ़ी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा आसान भी नहीं थी। ईबो की माने तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी उलझी हुई और थका देने वाली है। ओह वांग ईबो, तुम इतने हैंडसम कैसे हो? ईबो अपने आप को आईने में देखता हुआ खुद की तारीफ कर रहा था। हाँ, मैं जानता हूँ मैं हैंडसम हूँ, कोई भी मेरे जितना हैंडसम हो ही नहीं सकता। ईबो अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला। हाँ, लेकिन ये आकर्षक चेहरा मेरे बॉस पर क्यों नहीं काम करता? कितना अच्छा होता अगर वो एक दिन मेरे पास आता और कहता, वांग ईबो, तुम कितने हैंडसम हो, मेरी जगह तुम्हें कंपनी का सीईओ होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होने वाला है। मैं खाली सपने देख सकता हूँ। कहते हुए ईबो का चेहरा सच में उदास हो गया। जाने दो, वैसे भी दिन में सपने देखने से तो अच्छा है कि मैं अपनी कंपनी में जाकर कुछ काम करूं। फटाफट से ईबो किचन में चला गया और उसने पानी गर्म करने के लिए रख दिया। खाना बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? मैंने दादाजी से क्यों नहीं सीखा? साय करता हुआ ईबो बोला। उस गर्म पानी में नूडल्स डालकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। देखो, अब ये भी मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। पता नहीं एक जोड़ी साफ़ सुथरे कपड़े ढूंढना इतना मुश्किल क्यों होता है। कहते हुए ईबो वो सारे कपड़े बटोरने लगा। एकाएक उसका ध्यान घड़ी पर गया। ओह शिट, मुझे तो देर हो गई। कहते हुए ईबो फिर से किचन की तरफ भागा। हड़बड़ाहट में उसकी छोटी उंगली टेबल के पैर से टकराई। आह, मेरी उंगली! कहते हुए ईबो अपनी छोटी उंगली पकड़कर इधर उधर कूदने लगा। उसने अपना बैलेंस ठीक करने के लिए उस टेबल को पकड़ा, लेकिन उस पर जो जग रखा था वो नीचे गिर गया। हे भगवान, मेरी ज़िंदगी में ही इतनी सारी परेशानियाँ क्यों हैं? ईबो झल्ला कर बोला। अब तो ये भी मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। जाने दो, इसे मैं बाद में साफ़ करूँगा, पहले मैं अपना नाश्ता तो कर लूँ।
कहते हुए ये वो फिर से किचन के अंदर चला गया तो उसने देखा कि अब तक उसने गैस ऑन ही नहीं किया था। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। क्या कुछ और भी होना बाकी रह गया है? ये वो चिढ़कर बोल रहा था। जाने दो, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा। कहते हुए ये वो अपने घर से बाहर निकला। उसने गैराज से अपनी बाइक बाहर निकाली और उस पर बैठ गया। ठीक है, चलो ऑफिस चलते हैं। कहते हुए ये वो ने अपनी बाइक स्टार्ट की। वाह, देखो वो फिर से बाहर जा रहा है, शायद ऑफिस के लिए निकल रहा है। एक औरत ईबो को देखकर बोली। वो थोड़ा छोटा है लेकिन देखो तो कितना हैंडसम है। दूसरी औरत बोली। हाँ, बहुत हैंडसम है। एक और औरत बोली। ओह गॉश, मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा। कहते हुए ईबो ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई। वो जल्दी से जाकर एक दुकान के पास रुक गया। अपने खाने के लिए कुछ सामान लेकर जब वो बाहर निकला और अपनी बाइक पर बैठ गया, उसकी बाइक दोबारा स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ओ प्लीज़, अभी नहीं, मैं पहले ही लेट हो गया हूँ। ये वो चिढ़कर बोला। डैम, अब ये मुझे रिपेयर शॉप में भी ले जानी पड़ेगी। कहते हुए ईबो ने अपने बाइक को धक्का लगाना शुरू किया। चलते चलते वो ऑफिस तक आ गया। जब वो ऑफिस के अंदर भाग रहा था तो जिंगी ने उसे पकड़ लिया। हे ईबो, क्या तुम फिर से लेट हो गए हो? लेट मी गेस, क्या तुम्हारी बाइक ने फिर से धोखा दे दिया? जिंगी, कम से कम तुम तो मेरा मजाक मत बनाओ यार, ईबो बोला। तो जिंगी ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें खबर देने आया था, हमारे बॉस तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ईबो के मुंह से फट से अपने बॉस के लिए गाली निकल गई। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। कहते हुए ईबो बॉस की केबिन की तरफ निकला। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। मुझे बताना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशियान बबल में खुश रहिए।